हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास स्पेशली यूपी पुलिस के लिए होती है। लेकिन ये क्लास किसी भी एग्ज़ाम को अगर कोई भी दे रहा है तो वो भी इस क्लास को ले सकता है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है स्पेशली यूपी पुलिस के लिए ज़रूर है। लेकिन यदि आप टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी एसआई, यूपी पुलिस लेखपाल किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो भी इस क्लास को ले सकता है। वो भी इन शानदार प्रश्नों का अभ्यास कर सकता है। ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे डेली होती है। सभी लोग जुड़िए बेहतरीन प्रश्नों के साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए, व्याकरण तो हिंदी की समान है ना। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस में व्याकरण पूछी जाए तो चेंज हो जाए, लेखपाल में पूछी जाए तो अलग पूछी जाए। ऐसा नहीं है, व्याकरण वही है तो प्रश्न भी वैसे ही बनते हैं, ठीक है। तो आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हो अगर, तो आप ये 8 बजे वाली क्लास ले सकते हो। ये मिक्सअप क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। और आज तो हमने चैनल पर लोगो भी लगा दिया है, SAY। आज हमने चैनल पर लोगो भी लगा दिया है, SAY, ठीक है। SAY लगा दिया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। सर्च करिए मेरा नाम और आपको लोगो लगा मिलेगा। मैं कल लोगो आपको दिखा दूंगा। कल लोगो भी कल से साथ में लाया करूंगा और आपको दिखा दूंगा। चलिए देखिए, आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है बहुत शानदार कि लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है बताओ। वो अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। और बहुत शानदार सर, इसका आंसर होगा ए, कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। यदि कुत्ते की जो दुम होती है, पूंछ, उसे दबा के रखो तो वो निकलेगी टेढ़ी ही। ऐसे ही यदि कुटिल व्यक्ति है तो वह अपनी कितना भी प्रयास कर लो, उसकी कुटिलता है, उसका जो कठोरपन है वो जाएगा नहीं, उसकी कठोरता नहीं जाएगी। ये कहावत का मतलब ये है। चलिए बहुत शानदार। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित समझते हैं। देखो, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय, एक कृदंत प्रत्यय। एक तद्धित प्रत्यय होता है, दूसरा कृदंत प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय क्या है? ऐसे प्रत्यय जो क्रियाओं से या मूल धातुओं से या धातुओं से बने होते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगकर बनते हैं, कोई शब्द बनता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं जो प्रत्यय, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और जो क्रियाओं से या धातुओं से बनते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अच्छा, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने हों। चलिए, तो भिंडित, ये भिंडित में क्या सर तद्धित है? नहीं है, ये तो क्रिया से बना है ना। भिड़ना एक क्रिया है, इसमें प्रत्यय लगा है, तो क्रिया से जब बना तो कृदंत। अच्छा, तो बताओ। अच्छा, ये तो भिड़ना तो कृदंत हो गया। फिर मिलाप क्या है? सर, ये मिलना से बना है। अच्छा, तो मिलना तो एक क्रिया है। हाँ, मिलना क्रिया है, तब तो ये कृदंत होगा। बिल्कुल। अब देखिए, बिल्कुल कृदंत है। अगर आगे है लड़ाई, सर लड़ाई भी कृदंत प्रत्यय है। ये किससे बना है? ये लड़ से बना है। और लड़ एक धातु है,
ये धातु से बना है, लड़ धातु में आई प्रत्यय लगा है तो कृदंत प्रत्यय। और सर ये बना है, ये जो है ना आंसर डी, सर ये तदित प्रत्यय है। जो आंसर डी में लिखा है ये तदित प्रत्यय है। कैसे है सर तदित प्रत्यय? देखो, वर्ष, वर्ष में इक प्रत्यय जुड़ा है तब वार्षिक हुआ। और वर्ष क्या, ना तो वर्ष क्रिया है और ना धातु है। वर्ष तो एक संज्ञा है, वर्ष तो एक संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, है ना, जातिवाचक संज्ञा है वर्ष। और मैं कह दूं 2005, 2006 तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो वर्ष संज्ञा है और संज्ञा में एक प्रत्यय लगा है, तो वार्षिक में कौन सा प्रत्यय हुआ? सर वार्षिक में जो एक प्रत्यय है वो ही तो तदित प्रत्यय है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द में लगा है, तदित प्रत्यय। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलिए बताइए, बताइए समीप, क्वेश्चन सुनिए, बहुत अच्छा है। समीप छोटा तथा गौड़ के मध्य अर्थ में कौन सा उपसर्ग आएगा? इनका जो अर्थ होता है वो कौन से उपसर्ग में इन तीनों का अर्थ आएगा? बताइए। समीप का अर्थ क्या होता है, छोटा का अर्थ क्या होता, गौड़ का, तो किस उपसर्ग का मतलब इन तीनों के अर्थ से है? ऐसा कोई उपसर्ग बताइए इन तीनों का मतलब उसमें समाहित हो जाए। तो सर ऐसा उपसर्ग है ऑप्शन बी, उप उपसर्ग। कैसे होता है ना, उप, उप मीन्स होता है पास में या समीप। जैसे होता है उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या है? निषिद्ध का मतलब होता है ज्ञान ग्रहण करना, और उप मीन्स होता है पास में, पास में बैठकर। तो उप मीन्स समीप भी होता है, उप मीन्स छोटा भी होता है, उप का विलोम होता है अप, और उप मीन्स गौड़ भी होता है। तो कौन सा प्रत्यय है? ये उप प्रत्यय है जो तीनों का अर्थ बताता है, समीप, छोटा और गौड़। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, हिमालय पर्वत में ये जो शब्द लिखा है हिमालय, इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय में किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय में किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक। अच्छा, व्यक्तिवाचक है। हाँ, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थ, द्रव्य या धातुवाचक संज्ञा। तो 5 संज्ञाएं हो गई, 5 भेद हो गए संज्ञा के। अच्छा, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बताओ। जातिवाचक संज्ञा जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी जाति का बोध कराए, जातिवाचक। कोई व्यक्ति वस्तु किसी समूह या वर्ग का बोध कराए, समूहवाचक। जब किसी व्यक्ति वस्तु से जब भाव का बोध हो, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम छू ना सकें, वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। बुढ़ापा, बचपन, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। अब यहीं पे मैं कह देता कि बताओ पर्वत में कौन सी संज्ञा है? सर पर्वत में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और कह दिया हिमालय में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिमालय एक नाम है किसी विशेष स्थान का, तो ये व्यक्तिवाचक है। और पर्वत एक जाति को सूचित करता है। चलिए बताइए अगला प्रश्न कि गहरा किस प्रकार का विशेषण है? बहुत शानदार प्रश्न है। गहरा किस प्रकार का विशेषण है? बताइए, गहरा किस प्रकार का विशेषण है? सर गहरा तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गहरा गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। अच्छा ठीक है सर, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो हमने बताया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ढूंढना है तो मेरा और मेरी लगाओ, उस शब्द से पहले मेरा मेरी लगाओ।
उस शब्द से पहले मेरा और मेरी लगाओ। अच्छा, तो स्त्रीलिंग बताओ। मेरा उपहार, हाँ ये तो पुल्लिंग है। अच्छा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अच्छा, ये पूछ रहा है, नहीं है। तो मेरा उपहार, सर ये तो पहले ही शब्द मिल गया। मेरा उपहार, सर यही है शब्द पुल्लिंग, पहला यही शब्द पुल्लिंग मिल गया। अच्छा, ये जो फसल है, मेरी फसल, ये स्त्रीलिंग है। मेरी जनता, ये स्त्रीलिंग है। मेरी सुबह, ये भी स्त्रीलिंग है। तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? उपहार। ये क्या है फिर? उपहार स्त्रीलिंग नहीं है। ये उपहार क्या है? सर उपहार, ये उपहार तो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। चलिए बताइए, बताइए। सखी है ना? हाँ सर, जो सखी है इसमें बहुवचन क्या है? सखी शब्द का बहुवचन क्या है बताइए। सखी का बहुवचन क्या होगा? सर सखी का बहुवचन, ध्यान से सुनिए, ना तो ये होगा ना ऑप्शन ए वाला होगा, ऑप्शन वी वाला होगा, सखियां। और इसे यहाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसा लिखा है तब भी ठीक है, नहीं तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है ऐसा। तो कौन सा सखी का बहुवचन होगा? सखियां होगा। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। उत्तम पुरुष, एक और प्रश्न है, एक और शानदार प्रश्न है। उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? किस भेद का एक प्रकार है? तो सर उत्तम पुरुष सर्वनाम, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम तो किस भेद का उदाहरण है? ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम का है। पुरुषवाचक का। पुरुषवाचक के, देखिए, पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष सर्वनाम, एक मध्यम पुरुष सर्वनाम, एक अन्य पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक के तीन भेद। अच्छा, सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष एक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। चलिए आगे चलते हैं, बताइए। और प्रश्न गलत ना हो, ये प्रश्न हमने करवाया है एक बार, अब गलत ना हो, सोच समझ के जवाब देना कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? बताइए। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? सर भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, तो सबसे पहले आंसर देख लो, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। अब आप गलत जवाब मत देना, क्वेश्चन पढ़ो। अगर पूछता भाषा की छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो होता शब्द। पूछता भाषा की इकाई क्या है, तो हो जाता ध्वनि या वर्ड। लेकिन भाषा की सार्थक इकाई तो वाक्य पे टिक करेंगे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई का मतलब है जिसका अर्थ हो वो शब्द है, और भाषा की इकाई, सिर्फ भाषा की इकाई पूछता तो वो वर्ड या ध्वनि हो जाता, वर्ड या ध्वनि हो जाता। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का फिलहाल जवाब ऑप्शन ए है, वाक्य है भाषा की सार्थक इकाई। ठीक है, कोई मन में डाउट है तो वीडियो के बाद कमेंट जरूर करिएगा। चलिए निम्नलिखित में, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, कौन सा कर्मवाच्य है बताइए। पत्र लिखा जाता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, राम पुस्तक पढ़ता है। बताइए। तो सर देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें तो कर्तवाच्य है, ठीक है। मुझसे बैठा नहीं जाता, हाँ हमने बताया था नहीं आ जाए, वहाँ तो भाववाच्य है। अच्छा, सीता पत्र लिखती है, यहाँ कर्ता काम कर रहा है, यहाँ भी कर्तवाच्य है। इसका मतलब ये है पत्र लिखा जाता है, इसमें है, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्मवाच्य है। पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य है। ठीक है। अच्छा बताओ, वाच्य के कितने भेद? सर 3 भेद। कौन कौन से? कर्तवाच्य,
कर्मवाच और भाववाच। वाच के कितने भेद? कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। चलिए आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल रात्रि 9 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई नेटवर्क के चलते, है ना कहीं दिक्कत आ जाती है कुछ ना कुछ, तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन मैं तो क्लास, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊँगा, वहाँ कंप्लीट करके ही हिंदी, तभी वो सेशन बंद होगा जब कंप्लीट हिंदी आपको रात्रि 9 बजे दे दी जाएगी। परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए रात्रि 9 बजे। चलिए, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, वाक्य किस प्रकार का पहचानिए। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, कौन सा वाक्य है? जल्दी बताइए, कौन सा वाक्य है? अगर पता है तो बताओ। सर, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा सा बचाना चाहिए, ये इच्छावाचक वाक्य है। जैसे कहते हैं ना, भगवान करे आप बहुत ऊंचाइयों को छुओ, ये इच्छावाचक वाक्य हैं। ये कैसे वाक्य हैं? ये सभी इच्छावाचक वाक्य हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए, पता है तो बताइए कि पर किस कारक का परिसर्ग है? परिसर्ग का मतलब है पर किस कारक की विभक्ति है, ये भी कह सकता है। पर किस कारक का चिन्ह है, ये भी कह सकता है। और पर किस कारक का परिसर्ग है, ये भी कह सकता है। कारक के 3-4 नाम हैं। कारक को परिसर्ग भी कहते हैं, कारक को विभक्ति भी कहते हैं, कारक को चिन्ह भी कहते हैं। तो कारक है ना, इसका जो पर कौन सा परिसर्ग है या कौन सा चिन्ह है, तो पर तो एक ही में आता है सर, मैं और पर, और एक विभक्ति है कौन सी? अधिकरण कारक, इसमें पर विभक्ति आती है और इसमें मैं भी आती है, ठीक है। कारक चिन्ह के कितने भेद? 8 भेद होते हैं। कितने भेद? कारकों के कितने भेद? 8 भेद। या कारक चिन्ह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। विभक्तियां कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। परिसर्ग के कितने भेद? 8 भेद। कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। प्रश्न बताइए कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? वर्णमाला नहीं देखी है तो देख लो, सभी मैंने वर्णमाला में 212 प्रश्न कराए हैं। ऊ किस प्रकार का स्वर है बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। ऊ किस प्रकार का स्वर है? सर, ऊ एक पश्च स्वर है। कैसा स्वर है? ऊ पश्च स्वर है। जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो ये पश्च समृत स्वर है। कैसा है? पश्च समृत। वर्ड तथा उसके उच्चारण स्थान रट लीजिए आप, हमने पढ़ाया है, आप रट लीजिए। चलिए, सघोष ध्वनि का चयन करें। वर्णमाला पढ़ाई है, अब गलत ना हो। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड यदि कहीं है तो वो सघोष है। क्या चा तीसरा, चौथा, 5वां में है? नहीं, ये तो पहला है। खा दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, 5वां में नहीं आता। का भी पहला है। सर, घा कौन सा है? ये सर कौन सा वर्ड है? चौथा वर्ड है। का, खा, गा, घा, तो ये चौथा वर्ड है। और यदि चौथा है, यदि तीसरा है, यदि 5वां है, तो ये सभी सघोष होंगे या घोष वर्ड होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बताइए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तद्भव है? बहुत बार बताया है कि हमारे हिंदी में संस्कृत से 2 प्रकार के शब्द निकल कर आते हैं। पहले आप इसका आंसर दे दीजिए, तद्भव कौन सा शब्द है? सर, मामा शब्द तद्भव है। अच्छा, बाकी सब तत्सम हैं। हाँ, तो मामा तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? मामा का तत्सम होता है मातुल। मामा का तत्सम मातुल है। जो विकल्प डी में लिखा है ना, ये मामा का तत्सम रूप ही लिखा है विकल्प डी में। अच्छा, अब देखिए तद्भव शब्द क्या है। देखिए, संस्कृत से हिंदी में 2 प्रकार के शब्द आए हैं। एक शब्द जो सीधे सीधे आ गए हिंदी में, एक शब्द संस्कृत से हिंदी में बिगड़ कर आए।
रूप बदल कर हिंदी में शामिल हुए। तो जो संस्कृत से हिंदी में सीधे सीधे आ गए वो तत्सम कहलाए, जो बदल कर आए संस्कृत से हिंदी में वो तद्भव कहलाए। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं तत्सम हैं और संस्कृत भाषा के बदले हुए शब्द तद्भव शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह आप रात्रि 8 बजे और 9 बजे वाली क्लास में जुड़े रहिए, क्योंकि हम मिक्सअप कराते हैं वहाँ टॉपिक वाइज। चलिए बहुत बढ़िया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? सर क्रियाएं दो प्रकार की, जिनमें कर्म हो, जिनमें कर्म ना हो। कर्म हो जिन क्रियाओं के साथ उन्हें सकर्मक कहते हैं, और जिनके साथ कर्म ना हो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अकर्मक कहेंगे। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म का बोध नहीं होता वो कैसी क्रियाएं होती हैं? वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसी क्रियाएं? अकर्मक। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, लड़की जाती है यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। कहने का मतलब है कि एक वाक्य है लड़की जाती है, हाँ, तो इसे अपूर्ण भूतकाल में बनाओ। पहले ये बात समझो, ये लड़की जाती है ये किस काल का वाक्य है? अगर पूछ ले सर ये तो सामान्य वर्तमान का है, बिल्कुल सही है। अपूर्ण भूत में बनाओ तो रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा अगर कहीं मिले तो समझ लेना अपूर्ण भूत है। कौन सा है? अपूर्ण भूत है। तो लड़की जा रही थी, सर ये लड़की जाती है इसका अपूर्ण भूत रूप है। लड़की जाती है का क्या होगा? लड़की जा रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ऑप्शन ए में लिखा है ये पूर्ण भूत है, लड़की गई थी। ऑप्शन बी वाला लड़की जाएगी ये सामान्य भविष्य है, और जो ऑप्शन डी में लिखा ये सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन डी में लड़की गई सामान्य भूतकाल। चलिए आगे चलिए, आगे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अबकारी या अव्यय है? अबकारी कहें या अव्यय कहें, तो हिंदी भाषा के वे शब्द जो विकृत नहीं होते, जो अपना रूप नहीं बदलते, जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता, वो शब्द अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। तो ये कौन से हैं? ये कौन सा शब्द है? धीरे से, ये सर अवकारी शब्द है, ये अव्यय शब्द है ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाइए। बताइए बताइए, उन्मत्त का संधि विच्छेद होगा। उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सर इसका होगा उत प्लस मत। सर उत प्लस मत, और तापे हलंत भी आएगा। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें तो व्यंजन संधि है, और ऑप्शन सही होगा बी, उत प्लस मत। उत प्लस मत, इसमें व्यंजन संधि है। उत प्लस मत, इसमें व्यंजन संधि है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जल्दी से बताइए। तो जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अनासक्त कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द चुनिए। खींचना का विलोम शब्द क्या है? खींचना का विपरीतार्थक शब्द बताइए। खींचना का विपरीतार्थक क्या होगा? सर खींचना का विपरीतार्थक रीझना होता है। खींचना का विपरीतार्थक क्या है? रीझना होता है। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, रात्रि 9 बजे वाली कल क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है,
कभी कभी टेक्निकल खराबी आ जाती है, कभी नेट नहीं आता है, कभी जिससे हम शूट करते हैं वो सही काम प्रॉपर से नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप सही से काम नहीं कर पाता है ना। कभी कभी फ़ोन से भी करते हैं। चलिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। समानार्थी क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची पर्यायवाची बताइए। आवर्त है ना, जो आवर्त का पर्यायवाची क्या होगा बताइए। आवर्त, तो आवर्त का मतलब होता है ना, आवर्त में कोई चीज है, कोई घुमावदार है, कोई चीज गोल गोल सी है, एक वृत्त में है, एक सर्किल की तरह है, तो आवर्त का पर्यायवाची भंवर। सर भंवर भी वृत्त जैसा होता है, घुमावदार है ना, भंवर होती है, तो आवर्त का पर्यायवाची भंवर होगा, भंवर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए भैया, क्या बताना है इधर पढ़ लो, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है कि मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ मुहावरा बताना है। अब ठीक है, अब बताइए क्या मुहावरा बताना है। इन तिलों में तेल नहीं निकलता, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। जल्दी से जवाब दीजिए। इन तिलों में अब तेल नहीं निकलता, मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। मुहावरे का अर्थ क्या है? सर इसका अर्थ है ऐसे कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं होता, है ना। कंजूस व्यक्ति कुछ नहीं दे सकते, वो कंजूस ही हैं, इसलिए तो इन तिलों में तेल नहीं निकलता। और आगे बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है कि कृष्णा सोमवती को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कृष्णा सोमवती को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताइए कौन सी रचना थी? सर थी जिंदगी नामा। कौन थी? जिंदगी नामा के लिए कृष्णा सोमवती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए बहुत बढ़िया। और जानते हैं कब मिला था? ये 2017 में मिला था इनको। कब मिला था? 2017 में। बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए। कि धरती धन ना अपना, ये एक उपन्यास है कि रचयिता कौन है? धरती धन ना अपना, ये एक उपन्यास है और इसके रचयिता कौन है बताइए। बहुत शानदार। रचनाओं से एक दो प्रश्न जरूर आएंगे। सर इस उपन्यास के जो रचनाकार हैं वे जगदीश चंद्र हैं। कौन है? जगदीश चंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, बताइए बोधाकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है? बोधाकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है बताइए। किस प्रकार की रचना है? सर ये मुक्तक काव्य है। क्या है? ये मुक्तक काव्य है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए इसी तरह जवाब दीजिए। एग्जाम तक आप लगे रहिए, एग्जाम तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसी का भी एग्जाम देना है, रात्रि 8 और रात्रि 9 बजे वाली क्लास नहीं छोड़ना है। और आगे प्रश्न बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी कविता है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी कविता है बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी कविता है? ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है। ये अमिताभ जी के पिताजी हैं, इनकी कविता है। क्या भूलूं क्या याद करूं। चलिए बताइए, बताइए, बताइए भैया, बताइए। कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। देखिए जहां पर कारण के बिना कार्य हो जाए, जैसे एक उदाहरण है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के चलता है बिना कान के सुनता है। ऐसे ही जब कारण के बगैर कार्य हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में विभावना अलंकार है। कौन सा? विभावना अलंकार है। चलिए बताइए। इला शब्द में के अनेकार्थी शब्द का उचित विकल्प होगा। इला, इला का अनेकार्थी क्या है?
सर इला का क्या क्या अर्थ हो सकता है, ये पूछ रहा है, बताइए। इला का क्या क्या अर्थ है? सर इला मीन्स पृथ्वी होती है, इला मीन्स गाय, और इला मीन्स सरस्वती। ये इला के अनेकार्थी हैं। विकल्प सी सही होगा। कौन सा? विकल्प सी। बहुत बढ़िया। चलिए 142 नंबर तक हुए हैं, आगे देखिए और बताइए। किस विकल्प में कृति और कृति का सही अर्थ है? अब बताओ। ये कृति मीन्स क्या है, और जो दूसरी बार ये कृति लिखा है जिसपे बड़ी ई की तापे मात्रा है, इस कृति मीन्स क्या है? क्या आप बता पाओगे? बताइए। सर जो पहले कृति लिखा है इसका अर्थ होता है रचना, और जो दूसरी बार कृति लिखा है इसका अर्थ होता है चतुर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कृति और कृति का अर्थ है रचना और चतुर। रचना और चतुर। बहुत बढ़िया। चलिए रचना और चतुर। चलिए बताइए। अखियां हरि दर्शन को की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। बताइए ये जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं इनमें कौन सा रस है? कौन सा रस है? बताइए। अखियां हर दर्शन की भूखी। सर इसमें तो श्रृंगार रस होना चाहिए। अब कौन सा श्रृंगार है? संयोग है कि वियोग है? तो इसमें कौन सा श्रृंगार होगा? वियोग श्रृंगार होगा। वियोग। अच्छा बताओ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? सररति होता है। वीर रस का स्थायी भाव वीर है, और शांत वीर रस का होता है उत्साह, और शांत रस का होता है निर्वेद। शांत रस का निर्वेद होता है। चलिए बताइए। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो हम मात्राएं लगाना भी सिखाएंगे, हम सब कुछ बताएंगे। फिलहाल यहाँ छंद बता दो अगर पता है तो। सर यहाँ छंद रोला है। ये कहाँ पर कौन सा छंद है? इसमें रोला छंद है। लगवाया करेंगे मात्राएं। टॉपिक आ जाए, मैं टॉपिक एक बार इसको पढ़ा लूँ, फिर मैं प्रैक्टिस में मात्राएं लगवाया करूँगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है। चलिए 141 से 45, नहीं गलत लिखा है ये, 45 से 145 से 150 होना चाहिए। गद्यांश दिया गया है। बस 5 प्रश्न और हैं, गद्यांश से संबंधित हैं। कितना बड़ा गद्यांश है? बस छोटा ही सो तो है, छोटा सा गद्यांश है। देख लो, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। 5 प्रश्न और हैं, और ये मुफ्त के नंबर हैं, मुफ्त के हैं। चलिए। संस्कृति ऐसी चीज नहीं जिसकी रचना 10, 20 या 150 वर्षों में की जा सकती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा कर रहे हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाते हैं, और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियां अनुभवों का हाथ हैं। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा, क्या है कहावत यहाँ पर? अपने यहाँ क्या कहावत है? एक साधारण सी देख लेते हैं कहावत, कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब अचानक कह देते हैं
कि यह पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। और बताइए, शानदार प्रश्न है, बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं यहाँ पे पहले प्रश्न आपको दिखा दूं। रेखांकित पंक्ति के लेखक का आशय क्या है? पंक्तियों के लेखक का आशय है कि संस्कृति, आशय क्या है कि संस्कृति, संस्कृति क्या है? अब ऑप्शन देख लो, संस्कृति क्या है? अब ऑप्शन देख लो और जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दे दो। बताइए, 146 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर, मानव, कौन सा आंसर सही होगा? मानव के किसी एक काम का पर्याय नहीं हो सकता, किसी एक काम की संस्कृति नहीं है। संस्कृति बहुत सारे गुण से मिलके बनती है। कह रहा है ना कभी, आप उठते हो, बैठते हो, चलते हो, रोते हो, सब संस्कृति का हिस्सा हैं। सब मिला के संस्कृति बनती है। चलिए, वो संस्कृति की व्याप्ति है। संस्कृति की व्याप्ति क्या है? कहाँ है संस्कृति की व्याप्ति? मानव के उठने बैठने और हंसने रोने में ही तो है संस्कृत की व्याप्ति। ऑप्शन ए सही होगा। और आगे प्रश्न बताइए, आगे बताइए कि संस्कृति निरंतर प्रभावमान है क्योंकि, संस्कृति निरंतर प्रभावमान है क्योंकि हमारे जीवन के संस्कार भावी पीढ़ी को संस्कृति के अंग रूप में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? अंग रूप में मिलते हैं। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, थोड़े बड़े बड़े प्रश्न जरूर हैं। सभ्यता और संस्कृति में मूल अंतर यह है कि सभ्यता, मूल अंतर यह है कि सभ्यता, क्या सभ्यता? कि सभ्यता का संबंध इहलोक से है, संस्कृति का परलोक से। मतलब सभ्यता शरीर के साथ, आपका शरीर जब जलता है तो शरीर नष्ट होता है, मृत्यु के साथ ही सभ्यता खत्म हो जाती है। संस्कृति आपके अगले जन्म तक जाती है। गद्यांश कहता है संस्कृति आत्मा का गुण है, जबकि सभ्यता शरीर का। ठीक है, चलिए, ऑप्शन सही होगा डी का। सभ्यता का संबंध यह लोक से है, मतलब इस लोक से। संस्कृति का संबंध उस लोक से है, आप जब जन्म लोगे तो परलोक। चलिए, और आज का आखिरी प्रश्न है कि इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? ये जो गद्यांश दिया गया है, इसका शीर्षक क्या है? बताइए। तो सर, इसका शीर्षक यही है, संस्कृति की व्यापकता। आंसर ए वाला सही होगा, आंसर ए सही होगा, संस्कृति की व्यापकता। बताइए, हमारा सेशन समाप्त हुआ। हमारा सेशन आज का कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर आपने शुरू से क्लास ली है तो बताइए 37 में से कितने प्रश्न सही हुए, हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, रात्रि 9 बजे भी जुड़िए। मैं रात्रि 9 बजे काल टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। जुड़ जाइए रात्रि 9 बजे। और आप 8 बजे वाली भी क्लास लीजिए, ठीक है। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। हमने चैनल पर अब लोगो लगा दिया है। कल से मैं लोगो भी साथ लगा कर लेकर आया करूँगा, ताकि आपको दिखा सकूं कि हमारा ये चैनल का लोगो है। जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, क्योंकि हमने चैनल पर लोगो आज ही अपडेट किया है। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। इस क्लास में मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।